जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। राइस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, हिंदुस्तान की आवाज वो हम यहाँ उठा रहे हैं। जनता की आवाज, ये जो पूरा सिस्टम है, ये कंट्रोल, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अदानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। ये सब अदानी जी अंबानी जी की सेना है। सुनो मेरी बात, सब बैठ गए ना, तो बैठ जाओ सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी आज यानी 26 जुलाई को दूसरी बार पूछताछ कर रही है। आज तकरीबन 11 बजे सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंची। इसी बीच पूरे देश में कांग्रेसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी सांसद मार्च करते हुए प्रेसिडेंट हाउस जा रहे थे। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल गांधी जमीन पर धरने पर बैठ गए। वो अकेले पुलिस से घिरे करीब आधे घंटे तक वहां बैठे रहे। उन्हें कार में ले जाने को कहा गया, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया। वो बोले, हम अपने सांसदों के साथ बस से जाएंगे। बाद में उन्हें भी गिरफ्तार करके पुलिस ले गई। संसद के अंदर अब तक ऑपोजिशन ने जिन भी मुद्दों पर चर्चा की मांग करी है, कोई मांग उनकी मानी नहीं गई है। महंगाई, बेरोजगारी, इकोनॉमी, अग्निवीर, किसी पर भी चर्चा नहीं होने दी गई। सभी पार्टियों और नेताओं पर ईडी और सीबीआई लगी है। पार्लियामेंट के अंदर कोई आवाज नहीं उठा सकता, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। संसदीय तानाशाही भी आप सबको मुबारक हो। आपको बता दूं कि इससे पहले 21 जुलाई को ईडी ने सोनिया गांधी से तकरीबन 2 घंटे तक पूछताछ करी थी और राहुल गांधी से भी ईडी कई घंटे पूछताछ कर चुकी है। दरअसल ये मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ है, जिसको एस्टैब्लिश 1938 में भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उस वक्त से ये अखबार कांग्रेस का माउथ पीस माना जाता रहा। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल के पास था, जो 2 और अखबार भी छापा करती थी, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। आजादी के बाद 1956 में एसोसिएटेड जर्नल को नॉन कमर्शियल यानी गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया और कंपनी एक्ट धारा 25 के तहत इसे टैक्स फ्री भी कर दिया गया। साल 2008 में एजेएल के सभी पब्लिकेशंस को सस्पेंड कर दिया गया और कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ गया। फिर कांग्रेस ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नई नॉन कमर्शियल कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पिट्रोडा को डायरेक्टर बनाया गया। इस नई कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% शेयर थे, जबकि बाकी के 24% शेयर दूसरे डायरेक्टर्स के पास थे। कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को 90 करोड़ रुपए बतौर लोन भी दे दिया और इस कंपनी ने एजेएल का एक्विजिशन कर लिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में एक याचिका दायर करके कांग्रेस के नेताओं पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया
और उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए में 90.25 करोड़ रुपए वसूलने का तरीका निकाला, जो रूल के खिलाफ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इल्जाम लगाया कि 50 लाख रुपए में नई कंपनी बनाकर एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अपना बनाने की चाल चली गई है। तो दोस्तों, अब चाल और जाल की बात हो रही है, तो चलिए इस सियासी तमाशे से भी पर्दा उठा देते हैं। आपको यहां पर बता दूं कि 1938 में शुरू किया गया नेशनल हेराल्ड जब बंद हुआ, तब केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। साल था 2008। और आपको जानकर बेहद ताज्जुब होगा कि इस ऐतिहासिक न्यूज़पेपर को पैसों की कमी यानी फाइनेंशियल रीजन के चलते बंद कर दिया गया था, जबकि उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था 8% के रेट से आगे बढ़ रही थी। तब पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। 20% की बढ़ोतरी कर यूपीए सरकार ने एजुकेशन का बजट 35,000 करोड़ कर दिया था। अब जरा ध्यान से सोचिए, एक तरफ जहां सिर्फ एजुकेशन का बजट बढ़ाकर कांग्रेस सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए किया था, वहीं दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड बंद हो रहा था। उस वक्त कांग्रेस की मुट्ठी में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, लेकिन फिर भी नेशनल हेराल्ड बंद हो रहा था, क्योंकि नेशनल हेराल्ड को ही लूट कर गांधी परिवार को अमीर जो होना था, उस फैमिली को अमीर होना था जिसके घर से 3-3 शख्स पहले से ही भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। जरा सोचिए, जिसने 1947 के पहले ही 200 करोड़ की अपनी निजी प्रॉपर्टी देश के नाम लिखवा दी थी, उसे एक पेपर के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग करके अमीर होना था। सियासी तमाशे के बीच करप्शन की ऐसी बेतुकी कहानी और कहीं मिल जाए तो मुझे जरूर बताएं। जर्नलिज्म, पब्लिकेशन से जुड़ा अमूमन हर आदमी जानता है कि 10 से 12 पेज का अखबार निकालने के लिए DAVP के 4 एडवर्टीजमेंट्स यानी 4 विज्ञापन और 4 निजी विज्ञापन जैसे साबुन तेल से लेकर कार और कॉफी के एडवर्टीजमेंट्स ही काफी होते हैं। लेकिन कांग्रेस नेशनल हेराल्ड के लिए इतना भी नहीं कर पाई। 2004 से लेकर 2014 तक यही मुकेश अंबानी, जो आज अडानी के नाम से खिसियाए रहते हैं, साउथ ब्लॉक में एंट्री के लिए रजिस्टर भरा करते थे। अंबानी के लिए 1500 करोड़ कोई बड़ी बात तब भी नहीं थी। बेवकूफी, जाहिलियत और पागलपन की एक लिमिट होती है, लेकिन कांग्रेस इतनी करप्ट थी, राहुल गांधी इतने इमोरल थे, गांधी परिवार देश की प्रॉपर्टी को लूट कर इतना अमीर होना चाहता था कि उसने अपने ही अखबार को यूं ही मरने दिया ताकि बाद में उसे लूटा जा सके, ताकि आज अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, अंजना, चित्रा, रूबिका जैसे लालची किस्म के अनपढ़ एंकर इसी बहाने से नफरत और उन्माद की आग और भड़का सकें। कॉमन सेंस की बात है, जिसके हाथ में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, लाखों करोड़ का बजट हो, वो 1000 और 500 करोड़ की डील करेगा। भारत का मौजूदा ये दौर और सियासत इतनी नीचे गिर जाएगी, इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि ईडी खुद किसी के खिलाफ कभी केस फाइल नहीं कर सकती है। ईडी के राइट्स यानी ईडी के अधिकार के दायरे में ये नहीं आता है। लेकिन जब मकसद ही ट्रोल आर्मी को कंटेंट मुहैया कराना हो, तो फिर रूल्स की परवाह कौन करता है। यह भी एक रिकॉर्ड है कि ईडी ने सेल्फ कॉग्नाइजेंस यानी स्वयं संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह इसलिए बता रही हूं क्योंकि ईडी का काम तभी शुरू होता है जब उसे केस रेफर किया जाता है, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के मसले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मसला सियासी है, तो जवाब भी सियासी होना चाहिए। इसीलिए यहां पर आपको याद दिलाना चाहती हूं कि महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो सिर्फ खबर आई कि ईडी शरद पवार से पूछताछ कर सकती है। पवार ने कहा कि आप तकलीफ मत कीजिए, मैं खुद ही आ रहा हूं आपके दफ्तर। ईडी से लेकर ईडी के बप्पा तक के हाथ पांव फूल गए। इस इंसिडेंट ने चुनाव का रुख बदल दिया था। उसके बाद आज तक ईडी ने शरद पवार का नाम नहीं लिया, और जानकारों का मानना है कि कांग्रेस शरद पवार से भी बड़ा असर पैदा कर सकती है। इस छोटी प्रॉब्लम को बड़े मौके में बदला जा सकता है।
प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को बस जाना है ईडी के दफ्तर तक, बाकी मुल्क खुद फैसला करेगा। खैर, अब तानाशाही ने अपना असली चेहरा दिखाया है। जो अपोजिशन सांसद सड़कों पर थे वो हिरासत में ले लिए गए हैं। जो संसद के अंदर थे यानी पार्लियामेंट के अंदर थे वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। राज्यसभा में अपोजिशन के तकरीबन 19 सांसद एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। दरअसल असली मसला यह है कि 18 तारीख से पूरा ऑपोजिशन एकजुट होकर मांग कर रहा है कि बेतहाशा बढ़ी महंगाई, रोटी और कफन पर जीएसटी पर फौरन चर्चा करी जाए। सरकार मीडिया में तो कहती है कि हम सब मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन सभी पार्टियों के नोटिस देने के बाद भी ऑपोजिशन की एक भी मांग नहीं मानी गई। विश्व गुरु को यह तो बताना चाहिए ना कि वो कफन पर जीएसटी लगाकर जनता का खून निचोड़ेंगे, फिर 2.5 लाख का चश्मा पहनकर 12 करोड़ वाली कार और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में घूमेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहे जाने वाले मुल्क की सरकार संसद में चर्चा से भाग रही है और अपोजिशन पार्टीज के नेताओं पर पुलिस और ईडी लगाकर अपना जोर दिखा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।